अकाउंटिंग रेशियो का या अकाउंटिंग एनालिसिस जो आप बोलते हो, है ना, या रेशियो एनालिसिस का। अब क्या चलेंगे हम लोग, अब ऑब्जेक्टिव। हम चैप्टर को पूरा पढ़ रखे हैं और बार बार मेरा कहना क्या है, एक ही है, क्या, कि किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को टच करने से पहले उससे रिलेटेड सारी थ्योरी को पढ़ लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल क्या रहा है बच्चे का, जब चालू अनुपात कितना हो, 2:5। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो रेशियो बता रखा है 2:5 बता रखा है, ठीक है। और बोल रहा है क्या कि करंट लायबिलिटी जो आपका दे रखा है 25,000 दे रखा है, मतलब ये जो दे रखा है आपका 25,000 दे रखा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि करंट एसेट्स क्या होगा, तो एकदम आराम से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है। तो ये आप तो पहले 5 से इसको 25 काट दोगे तो 5,000 हो जाएगा ये, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सी ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे का, 10,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू का, सी। क्लियर है बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बोल रहा है बाबू का सेकंड नंबर क्वेश्चन, द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। तो बिल्स रिसेबल इंक्लूड करते हैं, डेटर को भी इंक्लूड करते हैं और कैश को भी इंक्लूड करते हैं। तो तरल संपत्ति का मतलब क्या होता है, लिक्विड रेशियो। इसको क्विक एसेट्स भी कहते हैं। तो ये वो एसेट्स होता है जिसको हम तुरंत में कैश में कन्वर्ट कर सके। तो स्टॉक एक ऐसा चीज है जिसको तुरंत हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, बोलता है वर्किंग कैपिटल इज द, बोलता है क्या कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल हम लोग जानते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ऐसे आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा था कि करंट एसेट जो कंप्लीट होता है वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, लेकिन उसमें से जैसे ही करंट लायबिलिटीज घटाते हैं तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल हो जाता है। तो मतलब ये जो हमारा है नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का, आंसर सी होगा। बाबू का क्या हो गया, चालू संपत्ति और चालू दायित्व में अंतर। क्लियर है, बात आ रही समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोल रहा है क्या कि द आइडियल रेशियो इज। तो चालू अनुपात का जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। वही लिक्विड रेशियो का जो होता है 1:1 होता है। डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है। तो ये तीनों याद रखना है क्योंकि तीनों आपको पूछता है किसका, करंट रेशियो का, ठीक है। एक आपका कौन सा रेशियो है, लिक्विड रेशियो, और एक होता है बच्चे का डेट इक्विटी रेशियो। क्लियर है बच्चे का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:1। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, बोलता है निम्नलिखित में कौन सी तरल संपत्ति है। लैंड जो है वो फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। ये भी, ये नॉन करंट एसेट्स है ना। ये स्टॉक जो है वो क्या है, करंट एसेट्स है लेकिन लिक्विड एसेट्स नहीं है। तो ये क्या है बच्चे का, लिक्विड एसेट्स है। ये क्या है बच्चे का, लिक्विड एसेट्स। तो बाबू का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 7 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, बोलता है क्या कि लिक्विड रेशियो क्या है। लिक्विड रेशियो प्राप्त होता है किससे, तरल संपत्ति को डैश से भाग देने पर। किससे भाग देते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटी से भाग देते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चे का, क्लियर है, आंसर नंबर बी। 8 नंबर बोलता है एक कंपनी की मूर्त संपत्ति 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो कितना बड़ा है मेरा, 1 लाख बड़ा है। और 1 लाख को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और बेस अमाउंट से आपको डिवाइड करना होगा। तो कितने बार में, 25%। आंसर क्या हो जाएगा, बी। 9 नंबर बोलता है आयकर का भुगतान माना जाता है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज। क्या होगा बच्चे का, देखो एक बात मैं बता दूं कि आयकर का जो भुगतान होता है, इनकम टैक्स का जो भुगतान होता है वो है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता
11th तक में इनकम टैक्स जो पे करते थे वो ड्रॉइंग्स मानकर हम लोग कैपिटल में से घटा दिया करते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखते थे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग लास्ट में से घटा दिया करते थे। बात आ रही समझ में कि नहीं? तो इसलिए जब आयकर का भुगतान मानते हैं ना, तो ये समझकर घटाते हैं कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करके घटाए। तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे का? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें दिखाना होता है। क्लियर है बच्चा? 10 बोलता है यदि बेचे गए माल की लागत क्या है? 1,20,000 है, और सकल लाभ अनुपात कितना बच्चे का? तो विक्रय की राशि क्या होगी? एकदम सिंपल है कि हम लोग जानते हैं कि सेल्स कैसे निकलता है। सेल्स कैसे निकलता है? हम लोग जो कॉस्ट होता है उस कॉस्ट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दे तो हमारा क्या निकल जाता है? सेल्स निकल जाता है। कॉस्ट आपको कितना बोल रहा है? 1,20,000 बोल रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 20% बोल रहा है। लेकिन 20% किस पर बोल रहा है ऐसा तो नहीं बता रहा, तो हमने इसे एक्स मान लेंगे, तो एक्स का 20%। बात आ रही समझ में कि नहीं? अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर कुछ ना बता रखा हो तो सेल पर हम लोग मान के चलते हैं। तो कितना हो गया बच्चे का? 5 टाइम में कट जाएगा। तो आप एक्स को इधर लेते आओ तो एक्स में से x/5 घटेगा, और इधर कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो 4x/5 होगा इज इक्वल टू 1,20,000। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय 4। तो कितनी बार में कट जाएगा ये? 30 टाइम्स में। तो बाबू का कितना हो गया? 1,50,000 सेल्स मान लिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है क्या उधार और संग्रह की नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है? मतलब आप किसी को उधार बेचते हो, सेल करते हो उधार, और उससे पैसा इकट्ठा करते हो। तो जिसको उधार बेचते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? डेटर। और डेटर ही किसमें कन्वर्ट होता है? बिल्स रिसीवेबल में। इस दोनों से हमें पैसा रिसीव होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है हमारे बिजनेस के लिए, है ना? तो इससे हम लोग ये निकालते हैं कि इससे पैसा कब रिसीव होगा। तो इसका सबसे अच्छा आंसर, मतलब इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्लियर है बच्चे का? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचालित व्यय है? वह है मतलब, अच्छा बताओ, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां रेंट देना ही होता है। तो ये तो बाबू का क्या ऑपरेटिंग है, जबकि पूछ रहा है नॉन ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग है। ये भी क्या है बच्चे का? बिजनेस जब करते हो ये भी ऑपरेटिंग है, बिजनेस करते हो ये भी ऑपरेटिंग है, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा सही डी हो जाएगा। क्लियर है? बात आ रही समझ में? और मैंने बताया था कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम जो होता है वो कैसे पता चलता है। मैंने बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड, एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंसेस या लॉसेज होता है, या इनकम होता है, या प्रॉफिट होता है, वो नॉन ऑपरेटिंग ही माना जाता है। क्लियर है? बात आ रही समझ में? इसका मतलब इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा, तो 12 क्लियर। 13 तरल अनुपात को डैश नाम से जाना जाता है। इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं हम लोग, और क्या कहते हैं हम लोग? एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्लियर है? तो लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो इसका नाम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चे का कौन? बी। 14 नंबर बोलता है क्या कि करंट रेशियो जो है वो दे रखा है 1:2। करंट लायबिलिटीज आपका 25,000 है। तो बोलता है करंट एसेट्स कितना? बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1/2। और करंट एसेट्स आपको मालूम नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज आपको मालूम है 25,000 है, और ये क्या है? 1/2। तो यहाँ से आप काटोगे तो 12,500 कट जाता है। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 12,500। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लियर है? 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि टोटल सेल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3 लाख दे रखा है।
बिगिनिंग ऑफ द डेटर कितना है 25,000 है, क्लोजिंग ऑफ द डेटर कितना है 36,000 है, तो आपको बताना है कैश सेल्स। तो ये तो बड़ा आसान है। मैं बताया था कि डेटर में से आप जो सेल करे हो, ये 3 लाख का जो आप सेल कर रहे हो, ये सेल कौन सा सेल है? कैश सेल है, ये तो पता नहीं है। इसमें तो कैश और क्रेडिट सेल दोनों है। तो आपने क्या करना है, क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, क्रेडिट सेल कितना है या कैश सेल कितना है? तो एकदम आसान सा तरीका है कि क्रेडिट सेल से हमारा क्या बनता है, सबसे पहले ये समझना है। क्रेडिट सेल से जो हमारा बनता है वो डेटर बनता है, एकदम सही। तो डेटर का हम लोग ओपनिंग ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है, कैश सेल निकल जाता है। आपने इसे कहाँ सीखा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के डायरेक्ट मेथड में, जो बिहार बोर्ड में तो है लेकिन सीबीएसई बोर्ड में हट चुका है। क्लियर है बात है? तो ओपनिंग आपने ऐड करना है। ओपनिंग डेटर कितना बाबू का 25,000, तो आपने ऐड करना है तो 3,25,000 हो जाता है। और जैसे ही आप 36,000 घटाते हो तो आपका कितना हो जाता है बच्चा, 289,000। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का, ए 16। बोलता है इनमें से कौन सा लाभदायकता अनुपात नहीं है। सबसे पहली बात हमेशा याद रखना है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जब भी जाता है तो क्या जाता है, एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट लॉस। इसमें जब भी लिखा जाता है एक्सपेंसेस और इनकम को लिखा जाता है ना। और इसी एक्सपेंसेस इनकम से हमारा क्या निकलता है, या तो प्रॉफिट निकलता है या तो लॉस निकलता है, जिसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहा करते थे। क्लियर है? तो बात आती है क्या कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें जब भी देखेंगे तो एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड अगर किसी चीज का रेशियो बोलता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आ जाता है। बात आ रही समझ में? तो आप देखोगे कि इसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोल रहा है, मतलब ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। नेट प्रॉफिट रेशियो बोल रहा है तो ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। क्लियर है? ऑपरेटिंग रेशियो बोल रहा है तो ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सा नहीं है? तो मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है नहीं है। तो 16 का आंसर सी। 17 बोलता है संपत्ति खाता है, एसेट अकाउंट इज। ये हमेशा याद रखना है कि एसेट हमेशा कौन सा अकाउंट माना जाता है, रियल अकाउंट को। क्लियर है? 18 बोलता है टोटल एसेट्स आपका 7,70,000 है, टोटल लाइबिलिटीज आपका 2,60,000 है, करंट लाइबिलिटीज आपका 4,40,000 है। तो आपको बोलता है डेट इक्विटी रेशियो, एसेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो को मैंने बता रखा था, टोटल एसेट पहले है डेट बाद में है, तो टोटल एसेट को पहले लिखोगे। तो टोटल एसेट्स आपका कितना हो गया बच्चे का, 7,70,000 इसका टोटल एसेट हो गया। ठीक है? अब बात आती है कि डेट, डेट कैसे निकालेंगे? तो ये जो डेट बता रहा है ये कौन सा बता रहा है बच्चे का, लॉन्ग टर्म डेट है ना। हम लोग को ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये किससे पूछ रहा है, सॉल्वेंसी रेशियो से पूछ रहा है। सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर को देखता है। बात आ रही समझ में कि नहीं? और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर, तो लॉन्ग टर्म लोन को ही हम लोग पकड़ेंगे इसमें। तो लॉन्ग टर्म लोन कैसे निकलेगा, मतलब टोटल लाइबिलिटीज आपको 2,60,000 दे रखा है, टोटल लाइबिलिटीज। और एक लाइबिलिटीज में दो होता है, एक तो करंट लाइबिलिटीज होता है और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। तो टोटल लाइबिलिटीज अगर 2,60,000 है तो निश्चित है आपका क्या हो जाएगा बच्चे का, 2,60,000 में अगर आपने 40,000 घटा दिया तो 2,20,000 आपका क्या हो जाएगा। वो सीधा ये बोल रहा है कि टोटल लाइबिलिटीज आपका 2,60,000 है। तो टोटल लाइबिलिटीज में ही ना करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों इंक्लूड है। तो आपको करंट लाइबिलिटीज अगर वो बता ही दिया 40,000 तो निश्चित है बचा हुआ बाकी रकम क्या हो जाएगा। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना हो गया, 2,20,000। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए। अब भी मैंने बताया था कि आइडियल रेशियो जो होता है लिक्विड रेशियो का वो क्या होता है, 1:1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर बोलता है ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो नहीं है ये, सॉल्वेंसी रेशियो भी नहीं है,
ये कौन है बाबू का? बोलता है डेट इक्विटी रेशियो क्या है। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो है। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रही मेरी बात? चलिए 22 बोलता है करंट रेशियो में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो करंट रेशियो में करंट एसेट्स इंक्लूड होता है और करंट लायबिलिटी। तो जो जो करंट एसेट्स होगा, करंट लायबिलिटी होगा, सारा उसमें आएगा। ये आपका करंट एसेट्स है, ये भी आपका करंट एसेट्स, साथ ही साथ ये लिक्विड एसेट्स भी है। ये सिर्फ करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है और साथ ही साथ ये लिक्विड एसेट्स भी है ना। और इसमें तो ऑल ऑफ दिस बोल रहा है, तो मतलब करंट एसेट्स तो कहीं नहीं छूट रहा है। और पूछ भी रहा है करंट कौन करंट रेशियो में आ रहा है, तो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी सब आ जाएगा। इससे अच्छा आता है कि करंट एसेट्स में कौन कौन इंक्लूड है ये बोल देता, तो ये ज्यादा सटीक हो जाता क्वेश्चन। ऐसे करंट रेशियो भी गलत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? डी। बोलता है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होगा बाबू का? क्रेडिट सेल बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों आ जाता है। मैंने क्या बताया था? डेटर भी आ जाता है और बिल्स रिसीवेबल भी आ जाता है। क्लियर है? और क्रेडिट सेल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डेटर और बिल्स रिसीवेबल है। क्योंकि क्रेडिट सेल से हमारा क्या क्रिएट होता है? डेटर और। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? 24 बोलता है द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नेट सेल। बात आ रही समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? नेट सेल। नेट सेल में यहाँ पे सेल में दोनों चीज आ रहा होगा, कैश सेल और क्रेडिट सेल। मतलब ये टोटल सेल को डिनोट कर रहा है बच्चा। नेट टोटल सेल को डिनोट कर रहा है ये। अगर सेल्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब टोटल सेल्स को वर्ड यूज कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन। किसमें दिखाया जाता है? मैं बार बार बोलता हूं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसमें दिखाते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम पहले से जानते हैं, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो आंसर नंबर सी। 27 बोलता है करंट एसेट्स इंक्लूड्स ओनली दोज एसेट्स विच आर। हाँ, मतलब जो एक साल के अंदर रियलाइज्ड हो जाता हो। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगा बच्चे का? अगर वो 2 साल, 1 साल से ऊपर चला गया तो वो कौन सा हो जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। और अगर 6 महीने का है तो इसे लिक्विड एसेट्स मानते हैं। और 3 महीने के अंदर बोलते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है। मतलब कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाता है। 28 बोलता है चालू दायित्व डैश के अंदर दे होता है। मतलब चालू दायित्व को कितने महीनों के अंदर पे कर देना होता है? हाँ, तो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है विद इन 1 ईयर होता है। 29 क्या बोल रहा है? तरलता के दो आधारभूत माप। द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। मतलब किस दो तरीके से आप लिक्विडिटी मापते हो। तो जो लिक्विडिटी रेशियो में आपने सीखा है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो आंसर इसका बी। 30 नंबर निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? मतलब किस रीजन से क्या हो सकता है? मतलब करंट रेशियो बढ़ेगा। अब देखो 2:1 इसका आइडियल रेशियो होता, हम यही मान के चलते हैं। तो यहाँ मान लो 20,000 और इसको मान लो 10,000। अब देखो यहाँ पर कुछ अमाउंट मान लेते तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। बोलता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अगर मान लो आपने 10,000 का गुड्स खरीदा तो गुड्स बढ़ गया स्टॉक और उतने का कैश भी घट गया, तो इसके कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मतलब ये तो होगा नहीं। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़। अगर ग्राहकों से आपने 10,000 रिसीव किया तो कैश तो बढ़ गया और डेटर भी तो घट गया, इससे भी कुछ भी इंप्रूव नहीं होगा। लेनदारों का भुगतान। जब आप लेनदार को भुगतान करोगे
मान लो 20,000 आपका था और 10,000 था, इसमें से 5,000 आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। तो क्रेडिटर को जब पेमेंट करोगे तो करंट एसेट से ही पेमेंट करोगे, तो करंट एसेट्स भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर 15 और नीचे 5, तो 15/5 मतलब 3:1। तो रेशियो क्या हो गया, इम्प्रूव कर गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्लियर है?